हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने देखा, हमने जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन सभी पे टॉप 50 प्रश्न कंप्लीट किया। और इसका यूनिट वाइज हमने नोट्स भी प्रोवाइड कराया। ये नोट्स पेड ग्रुप वालों को ही प्रोवाइड हुआ है, ठीक, जो पेड में शामिल है। यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, तो वहाँ पे हम आपको इसका डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। तो जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है ये। और इस कंप्लीट प्रश्न में, टॉप 50 प्रश्नों में आपके जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के सिद्धांत हैं उसको शामिल नहीं किया गया है। सिद्धांतों का एक अलग वीडियो, एक अलग प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, जिसमें आप सभी को प्रॉपर अधिवास भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सभी सिद्धांतों के प्रैक्टिस सेट वो रहेंगे, ठीक। तो इसलिए इस चैनल के यदि आप नए व्यूअर हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सभी आपके यूजीसी नेट की परीक्षा, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आपको वीडियो दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का, कि जैव कृषि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। यानी बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की विशेषता क्या है। मृदा उर्वरता को उन्नत करने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करना, बारंबार अपघटित करना यानी डिकम्पोजिंग करना और परती छोड़ना, नाशक जीवों के नियंत्रण हेतु शाकों का प्रयोग करना, प्रति हेक्टेयर उच्चतर उत्पादकता लाना। यहाँ पे देखिए कौन सी विशेषता है। तो विशेषता इसमें ये है, रासायनिक खाद की बात नहीं की जाती ऑर्गेनिक फार्मिंग में, डिकम्पोजिंग और परती इसमें छोड़ा जाता है, ये बात सही है। नाशक जीवों के नियंत्रण हेतु शाकों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। प्रति हेक्टेयर उच्चतर उत्पादकता लाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जी नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही है 2 और 3 सही है, तो ये सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बता दें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है कि कृषि की ऐसी विधि जिसमें रासायनिक खाद या कीटनाशकों के स्थान पे जैविक खाद का प्रयोग करना। इसलिए आपका पहला वाला ये कथन रॉन्ग हो जाता है, रासायनिक खाद नहीं यूज होता है। कृषि की जो यह विधि है पारंपरिक विधि है। इससे क्या होता है कि भूमि की जो उर्वरता है उसमें सुधार होता है, और साथ ही साथ जो कृषि में लागत लगती है उसकी कमी भी आती है। जो हम लोग जैविक खाद आदि का उपयोग करते हैं अपने यहाँ, गोबर की खाद या फसल के जो अवशेष डालते हैं उसमें, वही आपका वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में एक काम करता है। इससे क्या होता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण भी कम हो जाता है। और कुछ समय के लिए मान लीजिए अगर खेतों को परती छोड़ दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो मृदा के सूक्ष्म जीव हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में। अब देखिए हमने नोट्स जो प्रोवाइड कराया वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं उसको भी वहाँ पे जिक्र किया है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में प्राइमरी एक्टिविटी में भी हमने जिक्र किया है। तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित कौन सा कथन सही है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्टिक वाणिज्यिक कृषि, यहाँ पे वाणिज्य प्रधान कृषि होती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। सघन जीवन निर्वाह कृषि है जिसमें आर्द्र धान की खेती की प्रधानता है। यहाँ पे धान की खेती नहीं होती है, बल्कि फलों या जो रसीले फल होते हैं उन्हीं के लिए आपका ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र विश्वविख्यात है। यह एक पुरातन जीवन निर्वाह कृषि है, जी नहीं, जीवन निर्वाह नहीं है, वाणिज्यिक है तो जीवन निर्वाह नहीं है। अंगूरोत्पादन भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है। तो यहाँ पे अंगूर होता है, रसीले जो फल होते हैं, इसकी रसीले फल में अंगूर हो गया, संतरे होंगे, जैतून हो गया, नींबू हो गया,
ये सभी यहाँ पे आते हैं। तो 1 और 4 यहाँ पे सही है। ठीक, सही उत्तर आपका सी हो गया। भूमध्य सागर, इसे रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जानते हैं। ये लगभग आपका भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, कहाँ पे, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी वाले भाग में भी पाया जाता है, यूएसए के पश्चिमी भाग में, कैलिफोर्निया वगैरह में पाया जाता है। इधर आपका चिली में भी भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, इस आधार पे क्या करना है कि नए नए साफ किए गए वनों की अक्षत मृदाएं काफ़ी की उच्चतर उपज देती हैं। अगला है, काफ़ी एक मृदा पोषक रेचक फसल है। रेचक का मतलब होता है कि एग्जॉस्टिव, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्टिव यानी मृदा पोषक रेचक। तो नए नए साफ किए गए वनों की जो अच्छत मृदाएं होती हैं ये काफ़ी के लिए उपयुक्त होती हैं, सही बात है। काफ़ी एक मृदा पोषक रेचक फसल है, ये कथन भी सही है। और यह कथन सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि काफ़ी एक मृदा रेचक फसल है, इसलिए वनों की जो अच्छत मृदाएं हैं ये काफ़ी उपज के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें काफ़ी के, तो काफ़ी के लिए जो उपजाऊ मृदा होती है दोमट मिट्टी या जो पर्वतीय धरातल हो, ढलुआ हो। अक्षत मृदा का मतलब होता है वर्जिन सॉइल, यानी कि जिस सॉइल पे खेती नहीं की गई होती है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधों का यहाँ से कटाव हुआ, साफ किया गया, तो यहाँ पे जो खेती नहीं की गई है जिस मृदा पे, उसे बोला जाता है अच्छत मृदा या वर्जिन सॉइल बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है कि काफ़ी मृदा पोषक रेचक, यानी कि पोषक रेचक का मतलब होता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्टिव फसल ये होती हैं। और इसका जो रोपण होता है लगभग वार्षिक वर्षा 150 से लेकर 250 होती है। काफ़ी जो है ये उष्णकटिबंधीय गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। क्लियर हुआ? तो काफ़ी की जो प्रमुख फसलें हैं, 3 प्रमुख फसलें अब काफ़ी फेमस हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबरेकिया। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। ठीक, एक सर्वाधिक प्रसिद्ध जो फसल है वो आपका, उसका नाम है मोचा, जो यमन में प्राप्त होती है। और ये भारत की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु काफ़ी फेमस है इसके लिए। अगला है, कथन दिया गया है कि रोपण खेती प्रायः आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यवहार में लाई जाती है। रोपण कृषि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यवहार में लाई जाती है। दूसरा दिया है, दूसरा जो कथन है, आर्द्र कटिबंध की जो मृदा है ये अत्यधिक उर्वर होती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा का क्या हो जाता है, लेटराइजेशन हो जाता है, पारसीकरण हो जाता है। और इसी से इस प्रकार की जलवायु में मृदा का विकास होता है। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इस क्षेत्र की मृदा के ऊपर की जो परतें हैं, सिलिका, क्षारीय तत्व, ह्यूमस का अपेक्षाकृत अभाव रहता है। और यहाँ की जो मृदा की उर्वरता है, जो ह्यूमस रहता भी है यहाँ पे, वो क्या होता है कि नीचे चला जाता है लेटराइजेशन की वजह से। तो इसलिए मृदा की उर्वरता यहाँ पे क्या होती है, कम हो जाती है। तो कथन ये आपका रंग हो गया। रोपण कृषि एक श्रम गहन कृषि है।
रोपड़ कृषि कैसी कृषि है? श्रम गहन कृषि है, उसमें श्रम की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में ही की जाती है। रोपड़ कृषि में आपका कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, ये सभी जो कृषि है यह रोपड़ कृषि कहलाती है। समझ में आई बात? कई जगह आपसे प्रश्न ये आएगा कि निम्न में से कौन सा रोपड़ कृषि का फसल है? तो रोपड़ कृषि में आपका कॉफ़ी है, रबर है, कॉफ़ी है, रबर है, केला है, ठीक, ये रोपड़ कृषि के हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी पद्धति कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? यानी कौन सी पद्धति में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता होती है कि जब भूमि की कम या शून्य जुताई हो तब जल संरक्षण हो पाएगा, या खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग कर दिया जाए, या फसल अवशेषों को खेत में रहने दिया जाए। अब देखिए होता क्या है कि यदि आप खेत की जुताई कम करेंगे या नहीं के बराबर करेंगे, इससे क्या होगा, जो ऊपरी परत है धरातल की, जुताई का मतलब समझ रहे होंगे, काफ़ी जो लोग ना समझ रहे हो बताइएगा। जुताई का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो खेत है उन्हें या तो परती छोड़ दें, तो परती छोड़ने से क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर है ये मोटी हो जाती है और इसमें जो सरंध्रता है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। जब सरंध्रता की कमी हो जाएगी तो ऊपर जो जल एकत्रित रहेगा इसका नीचे की ओर अवशोषण भी बहुत कम मात्रा में हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जल जमा रहता है, तो ये आपका सही है। यदि जुताई हो जाएगी तो यहाँ पे जो ऊपर की लेयर बनी रहेगी तो यहाँ पे इससे क्या है, ये टूट जाएगी लेयर और विभिन्न केश नलियाँ यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी और इससे क्या होगा, जल नीचे अवशोषित कर लिया जाएगा। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग करने से, यदि जिप्सम का प्रयोग कर दिया जाएगा तो ये इसका प्रमुख कारण नहीं है, इससे जल संरक्षण नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। फसल अवशेष को खेत में ही रहने दें। फसल अवशेष को खेत में रहने देने से भी आपका क्या होगा कि वो जो फसल अवशेष है ऊपर एक लेयर की तरह जम जाएगा और जो यहाँ की केश नलियाँ बनी होंगी धरातल में उसके ऊपर जम जाने से ये अवशोषित नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा। अवशोषण होगा लेकिन जल संरक्षण के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें आपका जो सही उत्तर है 1 और 3। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की खेती के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। अब देखिए ये बात कर रहा है कि ये कौन सी खेती है जिसके बारे में ये कहा गया कि ये किस उद्देश्य से उगाई जाती है, वाणिज्यिक उद्देश्य, कमर्शियल पर्पस से। गेहूं और मक्का यहाँ पे सामान्य फसल है और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया में ये आपका देखा जाता है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा वाणिज्यिक अनाज कृषि। ठीक, ये चूँकि वाणिज्यिक दृष्टिकोण रखते हुए ही इसका उत्पादन किया जाता है। खट्टे फलों की कृषि किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आएगी? रोपड़, मिश्रित, भूमध्य सागरी, सहकारी। अब देखिए इन सभी के बारे में हमने आपको नोट्स में बताया भी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की नोट्स में भी हमने दिखाया है। साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो आपका प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें भी आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं रोपड़ कृषि क्या है, मिश्रित कृषि क्या है, भूमध्य सागरी, सहकारी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका खट्टे फलों की जो खेती होती है वो आपका भूमध्य सागरी कृषि में होती है। मिश्रित में क्या होता है कि पशुपालन के साथ आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग हो जाए। देखिए मिश्रित कृषि और मिश्रित फसल दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मिश्रित कृषि की बात करें तो पशुपालन और एग्रीकल्चर कृषि होगा, लेकिन जब बात करें मिश्रित फसल की, यहाँ लिख दें मिश्रित फसल, ठीक, तब क्या होगा, दो फसल जैसे गेहूं के साथ क्या होता है, सरसों उगाया जाता है,
सरसों के साथ मटर भी उगाया जाता है, तो ये क्या हो गए, मिश्रित फसल हो गए, मिक्स्ड क्रॉप हो गए। लेकिन यदि मिक्स्ड एग्रीकल्चर की बात करें तब आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका वहाँ पे पशुपालन भी हो। क्लियर हुआ। रोपण कृषि हमने अभी बताया है। सहकारी कृषि में क्या होता है कि सरकारी फर्मों के द्वारा यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगला है गहन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरण कृषि और मिश्रित फसल। अब आ गया है मिश्रित फसल। ठीक, यहाँ से आप और ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। गहन कृषि क्या होती है? गहन कृषि क्या होती है? तो यहाँ पे देखिए बड़े आकार के खेतों के साथ उच्चयंत्रीकरण, तो इसमें यहाँ पे देखिए गहन कृषि बहुत छोटी छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन। गहन कृषि क्या होती है? जहाँ पे अत्यधिक जनसंख्या के कारण जो जोतों का आकार है छोटा होता है। विस्तृत कृषि में क्या होता है? बड़े आकार के खेतों में आधुनिक कृषि उपकरण की जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे छोटे जोत के आकार है, फसल भी और पशुपालन भी। तो ये आपका आ गया गहन कृषि। और ये किया किस लिए जाता है? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। विस्तृत कृषि की बात करें तो विस्तृत कृषि ये आपका बड़े आकार के खेतों के साथ उच्च यंत्रीकरण इसमें देखने को, जैसे आपका पंजाब हरियाणा में जो बेल्ट है। स्थानांतरण कृषि में क्या होता है? तो स्थानांतरण कृषि में यहाँ पे आपका जो है लंबे समय तक प्रति छोड़ना या अधिवास चक्रण। चक्रण का मतलब कि एक जगह अधिवास है, इसको छोड़ के दूसरी जगह जाना। स्थानांतरण में स्थान को बदल देना। मिश्रित कृषि में क्या होता है? यानी मिक्स्ड क्रॉप की बात, मिश्रित फसल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मिश्रित फसल की। तो मध्यम आकार के खेत, पशुपालन के साथ फसल, अंतर फसल और फसल चक्रण सब इसमें शामिल है। ठीक, लेकिन यदि 2 शब्द में कहें तो मिश्रित फसल में आपका फसल चक्रण और अंतर फसल भी है। लेकिन मिश्रित कृषि में आपका पशुपालन और एग्रीकल्चर दोनों साथ हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की बात करें तो ये आपका वाणिज्यिक कृषि होती है, अति विशिष्टीकृत वाणिज्यिक कृषि होती है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। कृषि की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। कृषि की जो प्रणालियाँ हैं, निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर करते हैं। तो ये बात सत्य है। निर्वाह का मतलब यही होगा कि जीवन चलाने योग्य खेती करना। लेकिन यहाँ पे दिया है निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर नहीं रहते हैं। जबकि होता क्या है कि ये आय पर ही निर्भर रहते हैं, जो कृषि से होने वाली आय है उसी पर निर्भर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया है नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, यदि निर्वाह कृषि की बात करें 2 टाइप में हम लोग बांटते हैं इसे, स्थानांतरित कृषि और गहन निर्वाह कृषि, या इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि स्थानांतरणशील को ही कहा जाता है, जनजातियों के द्वारा जो कृषि की जाती है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक, ये भी ध्यान देना आपको, कौन सा सही नहीं है। तो निर्वाह कृषि में निर्भर नहीं रहते हैं लेकिन निर्भर रहते हैं, तो इसलिए नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया। आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। आदिकालीन निर्वाह कृषि का तात्पर्य स्थानांतरणशील कृषि से है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, शीतोष्ण में नहीं होती है, इसलिए आपका यहाँ पे 2 भी रॉन्ग हो गया। क्योंकि जो स्थानांतरणशील कृषि अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, यहाँ पे भारत में देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग कहा जाता है, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। ठीक,
आदिकालीन निर्वाह कृषि यानी स्थानांतरणशील कृषि को मलेशिया इंडोनेशिया में मिल्पा नहीं बल्कि लदांग कहा जाता है। मिल्पा कहाँ पे? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो गया। कौन सा सही नहीं है? तो तीनों यहाँ पे आपके सही नहीं है। अगला है, देखिए यहाँ पे दिया है कि कुछ के जो फसलें हैं उनके टेम्परेचर के बारे में बात किया है कि किसका तापक्रम और वर्षा। तो कपास का अभी हमने आपसे बात किया कि जो कपास का उत्पादन है कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे ढाल हो, वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में, वहाँ पे वर्षा की उपलब्धता भी हो। ठीक, क्या हो? पर्याप्त मात्रा में वर्षा की उपलब्धता भी हो। तो यहाँ पे कपास का जो है 50 से 100 सेंटीमीटर, वैसे तो ये आएगा आपका 150 के आसपास जो आदर्श क्षेत्र, आदर्श दशा है। तापमान 20 से लेकर 30 डिग्री। जूट की बात करें तो जूट आपका 200 सेंटीमीटर के आसपास, टेम्परेचर जो है 25 से लेकर 30। गन्ना की बात करें तो गन्ना आपका ये 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर जो यहाँ पर गन्ना का है 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच उगाया जाता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं आपका 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री स्टार्टिंग का, और जब वो पकने लगता है तो पकने की अवस्था में 20 से लेकर 25 डिग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये है डी। अगला है, दुनिया में रबड़ बागान के बारे में कौन सा सही नहीं है? रबड़ बागान के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो यह व्यापक रूप से दक्षिण अमेरिका का अमेजन क्षेत्र में उगता है, तो ये सही है। एशिया के मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, तो ये भी सही है, यहाँ पे उत्पादन होता है। अफ्रीका में लाइबेरिया, नाइजीरिया, कांगो प्रमुख उत्पादक हैं, देश हैं। वृक्षारोपण अधिकांशतः नदियों और तटों के निकट होता है, जिससे परिवहन में दक्षिण अमेरिका की तुलना में अधिक लाभ हो, ये भी आपका सत्य है। अमेरिका और यूरोप प्राकृतिक रबड़ के निर्यातक नहीं, आयात भी करते हैं ये। निर्यात आपका यहाँ इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया से। तो जो रॉन्ग आंसर यहाँ पे आपका है वह है डी। अगला है, कौन सा वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए सहायक होता है? यानी व्यापारिक जो कमर्शियल फिशरीज की जाती है तो उसके लिए कौन सा सहायक है? लंबे महाद्वीपीय मग्न तट वाला जो क्षेत्र हो, तो ये भी आपका ये सत्य है। मग्न तट बड़ा है तो आसानी से वहाँ पे मत्स्यन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अधिक नौवहन गतिविधि वाला तट हो तो भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगी, मत्स्यन यहाँ पे होगा। ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हों, जी हाँ। उष्णकटिबंधीय समुद्र या महासागर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी मछलियाँ ज़्यादा पनपती हैं या देखने को मिलती हैं। इसमें देखिए आपका दे रहा है कौन सा वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए सहायक है। तो पहले तो आपका यहाँ पे महाद्वीपीय मग्न तट हो, ठीक, लेकिन जो अधिक नौवहन गतिविधि वाला तट क्षेत्र है यहाँ पे मछलियाँ उतना नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे नौवहन जो गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। इससे क्या होगा, मछलियाँ वहाँ पे डर जाती हैं। तीसरा है कि ठंडी जलधारा गर्म मिलती है, तो ये आपका सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि उष्णकटिबंधीय समुद्र या महासागर में मछलियाँ देखने को मिलती हैं ज़्यादातर। देखिए उष्णकटिबंधीय समुद्र या महासागर में मछलियाँ तो हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पकड़ना आसान नहीं होता है। गहराई यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। तो इसलिए ये आपका उष्णकटिबंधीय समुद्र या महासागर मत्स्यन के दृष्टिकोण से उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ठीक। तो जो यहाँ पे आपका सहायक होगा, मग्न तट की चौड़ाई हो, खूब गर्म और ठंडी जलधारा का मिलन हो। तो इसमें सही उत्तर आपका बी। अगला है 30 नंबर का, चना एक उष्णकटिबंधीय एवं वर्षा आधारित फसल है जो भारत के
मध्य पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों में बोई जाती है। तो ये आपका रॉन्ग है। मध्य पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में आपका ये बोया जाता है, वर्षा आधारित फसल नहीं है। ठीक, बोया तो जाता है लेकिन ये आपका वर्षा आधारित नहीं है। उस उत्तर पश्चिम के राज्यों में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप चने की फसल क्षेत्र में संकुचन की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। जी हाँ, हरित क्रांति से चने में उतना ज़्यादा फायदा होता नहीं, इसलिए या प्रोडक्शन भी नहीं होता, तो इसलिए इसमें संकुचन देखने को मिली है। अगला, सामान्यतः चना की उत्पादकता निम्न और सिंचित क्षेत्र में इसकी उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष उतार चढ़ाव देखा जाता है। ये भी बात सत्य है। तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, बी राइट आंसर है। ठीक, चना जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल होती है। अगला, शुष्क कृषि के संदर्भ में कौन सा सही है? ये क्षेत्र मृदा अपरदन की दृष्टि से कम संवेदनशील होते हैं। मृदा अपरदन की दृष्टि से कम संवेदनशील होते हैं। जी नहीं, यहाँ प्रति इकाई क्षेत्र की जो पैदावार है वो कम होती है। प्रति इकाई क्षेत्र की पैदावार जो शुष्क कृषि है इसमें कम होती है। तो ये बात सत्य है। अल्प और नियमित वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में सूखा और अकाल देखा जाता है। ये भी आपका सत्य है। इसमें भी आपका बी राइट है। अगला है, हरी खाद या ग्रीन मैनरिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हरी खाद डालने का उद्देश्य मृदा में जैव पदार्थों की वृद्धि करना, और ये भी आपका सत्य है। खेतों में उगे हुए हरे पौधों को जोतने की जो प्रक्रिया है ये भी आपका हरी खाद कही जाती है। गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जब धान की रोपाई होती है उसके पहले उसमें कुछ हरी खादें बो दी जाती हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ढैंचा। उसके बाद उसका वहाँ पे उससे आपका जुताई करा दी जाती है और वो उसमें मिल जाता है। तो ये आपका ग्रीन मैनरिंग यानी हरी खाद कही जाती है। और इसके अंतर्गत पेड़ों और झाड़ियों से एकत्रित की गई हरी पत्तियाँ या नई टहनियाँ मृदा में मिला दी जाती हैं। ये भी आपका सही है। तो इसमें सभी सत्य हैं। अगला है, कौन सा कथन निम्न कथनों में विचार करना है, और दिया है कि किसी एक फसल के बारे में बात कर रहा है कि किस फसल में ये चीज़ें होती हैं कि सर्वाधिक उत्पादन गर्म और आर्द्र जलवायु में होता है, वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो, श्रम गहन फसल है, निचली घाटी और डेल्टा में उगाई जाती है। तो ये बातें किस फसल के बारे में कही जा रही हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे दिया कपास, धान, मक्का, जूट। ठीक, श्रम गहन फसल है और निचली घाटी और डेल्टा क्षेत्र में, सर्वाधिक उत्पादन गर्म और आर्द्र जलवायु में। ठीक, हालांकि ये चीज़ें आपका धान से भी मैच करती हैं, लेकिन जो आपका 200 से ऊपर वर्षा की प्राप्ति जूट वगैरह के लिए ये सही होता है। ठीक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता भी होती है, जो कि सापेक्षिक आर्द्रता इसमें 80% से ऊपर होनी चाहिए। अगला है, निम्न में से किसमें जलवायु स्मार्ट कृषि से संबद्ध विधियाँ शामिल हैं? जलवायु स्मार्ट कृषि से संबद्ध विधियाँ शामिल हैं। मृदा की जैविक सामग्री में वृद्धि, जी हाँ। मृदा की कार्बन अधिग्रहण क्षमता में ह्रास, नहीं। जलवायु लोचदार फसलों का उत्पादन, सत्य है ये। मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाना, सही है ये। तो इसमें सही उत्तर आपका 1, 3 और 4। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक प्रकार की जो कृषि होती है जिसमें क्या होता है कि उत्पादकता के साथ समझौता किए बगैर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाए जाना। समझ में आई बात कि जलवायु स्मार्ट कृषि का मतलब ये है कि कार्बन अधिग्रहण क्षमता में कमी लाना, उत्सर्जन को कम करना। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई कदम उठाए बगैर की उत्पादकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सर्वाधिक टैगा वन किस महाद्वीप में देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो टैगा वन आपका देखने को मिलेगा यूरेशिया में होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार उत्तरी अमेरिका जो आपका कनाडा वाला क्षेत्र है वहाँ पे बोरियल वन किसे कहा जाता है, तो मध्य और उच्च अक्षांशीय वनों को बोरियल वन के नाम से भी जानते हैं। यूकेलिप्टस वनस्पति, अब देखिए यूकेलिप्टस के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे है कि कई जगह दिया है आपका उष्णकटिबंधीय, यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में तब ये आपका उष्णकटिबंधीय वृक्ष हो जाता है, लेकिन चूँकि ये भारत में भी पाए जाते हैं और भारत क्या है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का देश है, और ये आपके सदाबहार वन टाइप के सदाबहार वृक्ष भी होते हैं क्योंकि ये सीधे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं आपको शीतोष्ण कटिबंध में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक, फिर भी यहाँ पे आपका जो ज़्यादा सटीक उत्तर है उष्णकटिबंध है, और ये भी आपका शीतोष्ण कटिबंध भी यहाँ पे डी और सी भी दोनों मान लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लीजिए इसमें दोनों ऑप्शन दिया है तो सबसे ज़्यादा सटीक जो है डी लगाइए, लेकिन यदि आपकी परीक्षा में देता है और उष्णकटिबंध न दिया शीतोष्ण दिया तब आप शीतोष्ण सही लगाएंगे। ठीक, यदि उष्ण भी दिया है सेम ऑप्शन दिया है तब आपका उष्णकटिबंध सत्य होगा। मत्स्य विकास के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट होना चाहिए, कटिपटी तटरेखा होनी चाहिए, गर्म और ठंडे जलधाराओं का मिलन होने से भी होता है। ठीक, तो इसमें सभी दशाएं इसके लिए विद्यमान हैं। निम्न में से द्रोणी वनों को सिलवास कहते हैं, जायरी नदी, गंगा नदी, नील नदी, अमेजन नदी। अब देखिए ये आप कमेंट करके आप बताइएगा कि सिल्वा किन वनों को कहा जाता है, सिल्वा किन वनों को कहा जाता है। ठीक, किस द्रोणी के वन को सिलवास कहा जाता है। अगला है संग्रहण क्रिया किस वनीय क्षेत्र में लोगों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, तो जो संग्रहण क्रिया है ये आपका उष्णकटिबंधीय वनों में किया जाता है ज़्यादातर। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट, निम्न में से कौन सी मछली सर्वाधिक पकड़ी जाती है, तो जो उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट है यहाँ पे जो मछली का सर्वाधिक मात्रा में पकड़ी जाती है उसका नाम है कॉड। क्या नाम है उसका, कॉड। पर्वतीय भागों में रहने वाले लोगों का प्रमुख व्यवसाय, आप देखिए यहाँ पे भी समस्या आपको देखने को मिलेगा, मत्स्य पालन, आखेट, फल संग्रहण, पशुपालन। तो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोग पशुपालन भी करते हैं, संग्रहण भी करते हैं, जैसे गुज्जर, बकरवाल आदि जनजातियाँ हैं जो आपका पशुपालन करती हैं, फल संग्रहण भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सी और डी दोनों यहाँ पे आप सत्य मान सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे ज़्यादा आपका सटीक है ये आपका फल संग्रहण की बात यहाँ पे कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि व्यवसाय की बात। ठीक, तो व्यवसाय में आपका पशुपालन होगा। अब देखिए कई प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये कन्फ्यूज़न हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पशुपालन भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं फल संग्रहण भी देखने को मिलेगा। अलग अलग जनजातियों का अलग अलग काम होता है, लेकिन अब यहाँ पे व्यवसाय की बात किया तो व्यवसाय जो उनका है पशुपालन ही करिएगा। ठीक, यही सत्य मानिएगा। 25 का डी। मछलियाँ सर्वाधिक किस सागर में पाई जाती हैं, तो आपका छिछले सागरों में। ग्रीनलैंड में इतवार पोक ढंग से शिकार होता है, तो इतवार पोक जो है ग्रीनलैंड में, इससे किस चीज़ का शिकार होता है, तो सील मछली का शिकार जो इससे होता है। विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश जो है आपका, वैसे तो है चीन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आपका जापान हो गया। विश्व के किस देश की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कृषि में संलग्न है, तो आपका भारत है, लगभग 60% यानी 60% से ऊपर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कृषि प्रदेश, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कृषि प्रदेश है विश्व में, ये आपका सघन चावल कृषि वाले प्रदेश होते हैं। उज्बेकिस्तान में उपजाऊ फरगना की घाटी का निर्माण किस नदी ने किया है, तो उज्बेकिस्तान में जो उपजाऊ फरगना घाटी है
उसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? आमुर नदी, सरदरिया, आमुर दरिया या तारिम नदी? तो जो सही उत्तर यहाँ पे आपका आमुर दरिया। कौन सी भौगोलिक दशाएं मक्का की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं? तो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त दशा है टेम्परेचर 20 से 30, रेनफॉल आपका 50 से 130। भारत में तराई मैदानों में उगाई जाने वाली फसलें हैं गन्ना आलू, गन्ना चावल, गेहूँ आलू, गन्ना और चावल। विश्व में व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज। तो व्यापारिक खाद्यान्न में देखिए आपका क्या आता है, गेहूँ को भी शामिल किया जाता है, गन्ना भी इसमें आता है। विश्व में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो चावल का कटोरा आपका कहा जाता है थाईलैंड को। भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर, फिर भी भारत विदेशों से चावल मंगाता है। ये इसलिए मंगाता है क्योंकि भारत का जो खपत है पूरे देश में जो चावल प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा है, इसलिए इसे मंगाना पड़ता है। अगला है विश्व के चावल उत्पादक देशों में अवरोही क्रम। तो चावल के उत्पादन में आपका चीन, भारत और जापान, ए नंबर राइट है। चावल एक फसल है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। विश्व के गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? प्रेयरी, स्टेपी, पंपास, नदी घाटी, नील अफ्रीका की। तो नील नदी घाटी यहाँ पे चावल की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक, इन सभी में आपका गेहूं उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया दक्षिण अफ्रीका में पंपास नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना जो है वहाँ पे पंपास है। गेहूँ एक फसल है उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, समशीतोष्ण, सभी शीतोष्ण। असंगत युद्ध को पहचानना है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का की पेटी सही है। स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल यूक्रेन और काकेशस। तो काकेशस भी प्लेस है वहाँ पे जिसमें आपका आर्मेनिया है, अजरबैजान ये सभी आते हैं। चीन का जेचुआन और मध्यवर्ती मैदान ये भी सही है। ब्राज़ील का पंपास, अर्जेंटीना का पंपास है, ब्राज़ील में नहीं है, तो आपका यही असंगत है। यूएसए में मक्का की पेटी कहाँ तक विस्तृत है? तो लिखिए, देखिए यहाँ पे यूएसए की जो मक्का की पेटी है ये आपका ओहियो से लेके मध्य नेब्रास्का तक विकसित है, जिसमें इलिनॉइस भी आता है, इसलिए आपका ये और भी दोनों सही है। विश्व के कपास उत्पादक देशों में कौन सा युग्म अवरोही क्रम में सही है? अब देखिए अवरोही की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे चीन, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। तो सही उत्तर जो आपका यहाँ पे हो जाएगा चीन, भारत, कजाकिस्तान और पाकिस्तान। निम्न में से किस उष्णकटिबंधीय वृक्ष से रस तैयार होता है? तो आपका जो है वो रबर है। विश्व में सर्वाधिक स्वादिष्ट कहवा कौन सी है? तो कहवा का नाम है मोचा। ये आपका यमन के में पाई जाती है, इसी के नाम पे जहाँ से निर्यात किया जाता है उसके नाम पे बंदरगाह है, इसीलिए यमन में उसे मोचा बंदरगाह कहते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बागानों को कहा जाता है फजेंडा। निम्न में चाय उत्पादन का अवरोही क्रम आपका है वह यहाँ पे जो हो जाएगा चीन, भारत, जापान और श्रीलंका। देखिए श्रीलंका और कीनिया होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वर्तमान डेटा है इससे हम लोग देखेंगे। सबसे उत्तम समझे जाने वाले सागरद्वीपी कपास किस देश में पैदा होते हैं? तो सबसे उत्तम समझे जाने वाले सागरद्वीपी कपास ये आपके बारबाडोस में पैदा होते हैं। यूएसए की कपास की पेटी निम्न में से कौन सी राज्य शामिल नहीं है? तो जो यूएसए की कपास की पेटी है ये आपका टेक्सास से होते हुए अल्बाना, कैरोलिना आदि राज्यों को ये समाहित करती है, लेकिन कैलिफोर्निया इसमें शामिल नहीं होता है। ब्राज़ील में एल्वाज प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ब्राज़ील में जो एल्वाज प्रदेश है वहाँ की प्रमुख फसल है गन्ना, गेहूँ, तंबाकू, केला। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका है गन्ना। ठीक, तो ये है एग्रीकल्चर के जो बेसिक चीज़ें हैं। कई जगह यहाँ पे जो प्रश्न आपको देगा उसमें कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ के चलनी होगी। आगे हम आपको विश्व के जो करंट डेटा हैं, लेटेस्ट आंकड़े हैं, भारत के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, आपके खाद्यान्न से रिलेटेड, खनिजों के उत्पादन से संबंधित, इन सभी का
आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे बने रहिए और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।